Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham College. In last lecture, we were studying about the some consequences of the World War II. Right? First we studied million of people died. सही बात है ना, बहुत लोग मरे गए वर्ल्ड वॉर में. Like see, about 25 million people died due to starvation and diseases. और ये वर्ल्ड वॉर was for 5 years and 10 months. And it was, और उसमें कितने लोग मरे? Estimated 12 million soldiers were killed. Right? About 60,000 people died in Japan because of atom bomb. इवन आज भी जापान में और लोग सब हैंडीकैप वगैरह पैदा होते हैं अभी. Spent nearly $1 billion. The US spent nearly $350 billion. The other countries may have spent something like $1 trillion. In terms of damage, the cost was another $1 trillion. Europe found itself. See, यूरोप में क्या हुआ? एट द एंड ऑफ द वॉर यूरोप फाउंड इटसेल्फ कम्प्लीटली रूइंड. लाइक इंडस्ट्रीज, पोर्ट, रेलवे, ब्रिज, सिविलियंस की होम सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डाउनवर्ड. द वॉर कॉज्ड सफरिंग टू मिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड. एवरीथिंग वॉज इन शॉर्ट सप्लाई. राइट, केरोसिन, बिल्डिंग मटेरियल, फूड स्टफ, सब कुछ शॉर्ट सप्लाई था. और जो थोड़ा बहुत सप्लाई था उसके भी प्राइस शूट अप हो चुके थे. इसकी वजह से क्या हो गया? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डाउन हो गया था. देन पॉलिटिकली impact. Every country found itself bankrupt and this affected political right. European nation came to be influenced by socialist and left side ideas, horrified at a moral degradation. The people of the world were horrified at the moral degradation of all humanity. Man had committed the worst possible cruels and atrocities on other innocent human being. राइट, लाइक इंसान को ही मारने पे तुला हुआ है. लाइक बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह करना. हिटलर ने तो ज्यूस लोगों को ऐसे जिंदा मार डाला था. 3 ग्रेट एक्सेस पावर क्रश्ड. 3 ग्रेट एक्सेस पावर जैसे नाजिज्म, फासिज्म एंड मिलिटेरिस्ट. जो जापान में था वो कम्प्लीटली क्रश्ड हो गए थे. जर्मन क्या हुआ? जर्मन गॉट स्प्लिट इनटू 4 जोन. और ईच जोन किसी के कंट्रोल में था. लाइक एक यूएस के कंट्रोल में था, एक ब्रिटेन के, एक फ्रांस के और एक सोवियत रशिया के. राइट, द कैपिटल सिटी ऑफ बर्लिन वाज आल्सो डिवाइडेड इन 4 जोन. Italy lost all her colonial possessions. Right, Japan too lost her entire colonial including Korea, Manchuria and Taiwan. Then Britain and France lost their possession. World War II brought about changes in the possession of the allied countries as well. Britain and France, what happened? They lost their position as superpower and they gave up this position to USA and USSR. After the war, Britain and France were faced with domestic and external problems. Rise of USSR. One of the surprising results of the war was the rise of USSR as a superpower. She was partly responsible for the defeat of Germany. Then USA had financially benefit. See, पूरे वॉर में हर कंट्री को बहुत नुकसान हुआ है. सिर्फ एक यूएसए ऐसा कंट्री था जिसको वॉर में बहुत फ़ायदा हुआ. राइट, क्योंकि यूएसए क्या थे? एक विनिंग थी कंट्री. राइट, उसके पास है ना फाइनेंशियली इट वाज मच मोर स्टेबल और इंडस्ट्रीज भी उसके अच्छे से चल रहे थे. तो दे मेड ए ह्यूज प्रॉफिट. और सेकेंड थिंग क्या है? वॉर में कंट्रीज़ को बहुत से कंट्रीज़ की इकोनॉमी वॉज कम्प्लीटली रूइंड. सो दे यूज टू आस्क फॉर अ लोन. और लोन किसने दिया उनको? यूएसए ने लोन दिया. तो वॉर के बाद भी क्या है? यूएसए का फाइनेंशियल पोजीशन कम्प्लीटली सिक्योर्ड था क्योंकि उसने लोन दिया था बाकी कंट्रीज़ को. और फिर वॉर होने के बाद भी उसने वापस बहुत सी कंट्रीज़ को लोन दिया ताकि वो वॉर में जो भी कंट्री का नुकसान हुआ है, जो भी उनकी इकोनॉमी डाउन हुई, थोड़ी सी दे कैन स्टेबल देमसेल्फ. देन कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट ब्लॉक. These two new superpower, USA and USSR, represent totally different ideologies. Colonial revolution. अभी बहुत से कॉलोनीज को क्या मिला? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिपेंडेंस मिला. अपना ही कंट्री देख लो, बेस्ट एग्जाम्पल चाइना, इजराइल, इंडिया, इंडोनेशिया, बर्मा, अफ्रीका, all got independence after the war. UNO was born.
United Nations Organization was born in 1945. Although the League failed, mankind did not lose its hope of making the world a safer place. UN Charter was signed at San Francisco, and it contained the hope that the countries can work together to maintain peace. Now we'll move towards the next topic, that is the Cold War. Immediately after emergence of the United States and the Soviet Union as superpower at the end of the Second World War, the world witnessed a different type of struggle for the possession of hegemony between them. See, immediately क्या है, वॉर के बाद क्या हो गया, तुरंत वॉर के बाद यूनाइटेड स्टेट एंड सोवियत यूनियन बोथ बिकेम द सुपर पावर, राइट, एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. और क्या हो गया, अब दोनों के बीच में स्ट्रगल चालू हो गया. तू भी सुपर पावर, मैं भी सुपर पावर. ये बोलता है मैं तेरे से अच्छा हूँ, वो बोल, तो सोवियत यूनियन बोलता है मैं यूएस से अच्छा हूँ. तो दोनों में क्या हो गया, वॉर जैसा सिचुएशन चालू हो गया. ग्रेट ब्रिटेन वॉज लॉस्ट इट्स स्टेटस सुपर पावर. सी, ग्रेट ब्रिटेन क्या हो गया, was lost its status superpower. German was partitioned. See, जर्मन का क्या हुआ, पार्टीशन हो गया. ग्रेट ब्रिटेन की जो पोजीशन थी सुपर पावर की वो चली गई, जर्मन के पार्टीशन हो गए. जापान वॉज द फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ एटॉमिक वेपन. और जापान एक ऐसी कंट्री थी जहाँ पे एटॉमिक वेपन का यूज़ हुआ था. लाइक वही पहली कंट्री और आखिरी कंट्री थी जहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट किया गया था. Therefore, all of them were not capable enough to stamp their authority and compete with the United States and the Soviet Union for global supremacy. See, अभी मेजर कंट्रीज कौन थे, जापान, जर्मन, ग्रेट ब्रिटेन. बट वॉर के बाद क्या हो गया, ये तीनों कंट्री बुरी तरह से लॉस में चली गई. इकोनॉमिकली एंड एवरीथिंग दे वर इन सुपर लॉस एंड ऑल, राइट, दे वर नॉट स्टेबल नाउ. अब कोई कंट्री थी नहीं जो सोवियत यूनियन और यूएसए को कॉम्पीट कर सके. तो अभी कंपटीशन तो सिर्फ सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट के बीच में ही है. इन दोनों में से कौन सुपीरियर है, तो उन दोनों में ही कंपटीशन था, क्योंकि बाकी सब कंट्री तो बुरी तरह से इकोनॉमिकली डिस्टर्ब हो चुकी है. दिस डेवलपमेंट लेफ्ट द यूनाइटेड स्टेट एंड द सोवियत यूनियन द मोनोपोली ऑफ सरप्लस पावर to take charge of shaping a new world order in the post-Second World War period. See, this development left the United States. See, अभी ये जो डेवलपमेंट हुआ, अब सारा डेवलपमेंट किसके हाथ में पूरे वर्ल्ड का, यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन. अब दोनों क्या चाह रहे हैं, दोनों बोलते हैं कि तेरे से भी होशियार मैं हूँ, सोवियत यूनियन बोलता है. तो यूनाइटेड स्टेट क्या बोलती है, नो, आई हैव मोर पावर देन यू. तो जो भी बनेगा, जो भी डिसीजन लिया जाएगा, जो भी अपने को अभी नया कंट्री, नया वर्ल्ड बनाना है, वेन एवरीथिंग गोज ऑन पीसफुली. तो दोनों पे भी चालू हो गया वापस कि आई एम मोर सुपीरियर, आई एम मोर सुपीरियर. बट ड्यू टू आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस एंड एम्बिशियस टू डोमिनेट द वर्ल्ड थ्रू their respective ideologies, the relation between the two became strained and soon took the shape of long and tense Cold War. See, बट दोनों की आइडियोलॉजीज डिफरेंट थी. हाँ, अपन ने दोनों के आइडियलिज्म देखा ना, एक सोशलिस्ट था, एक कैपिटलिस्ट था, ऐसे कुछ तो आइडियलिज्म थे ना दोनों कंट्रीज में. तो दोनों की आइडियोलॉजीज भी क्या थी, अलग अलग थी. दोनों का एम्बिशन क्या था कि पूरे वर्ल्ड को अपन डोमिनेट करें अपने आइडियोलॉजीज को लेके. और तो इसकी वजह से क्या हुआ, दोनों कंट्री में लाइक सोवियत यूनियन और यूएस, यूनाइटेड स्टेट में क्या हो गए, रिलेशन अच्छे से नहीं रहने लगे. and it's slowly taking the shape of a war. That is a tension like situation था, उसको अपन ने कोल्ड वॉर नाम दिया है. This further resulted in the polarization of the world into two rival blocs, formulation of number of new military alliances and country alliances such as NATO and Warsaw Pact, etc. See, अब दोनों में राइवल जैसी सिचुएशन आ गई, यूनाइटेड स्टेट एंड सोवियत यूनियन में, राइट. अब अब क्या हो गया, ये जो वॉर जैसी सिचुएशन आ गई दोनों राइवल ब्लॉक में, इट रिजल्टेड इन द सिचुएशन इन द पोलराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड. अभी वर्ल्ड भी क्या है, दो हिस्सों में बंटने लग गया, राइट. कोई बोलता है मैं यूनाइटेड स्टेट के साथ हूँ, तो कोई बोलता है मैं सोवियत यूनियन के साथ हूँ, राइट. तो अभी वर्ल्ड भी दो हिस्सों में बंटने लग गया. और फिर नए नए अलायंस आने लग गए, जैसे नाटो and Warsaw Pact, etc.
adherence to rival ideologies and harboring of ambitions to overpower each other soon created an atmosphere of mistrust between the two rival blocs, and it added undesirable fuel to the fire by triggering of a mad race for armament between two superpower in particular and their bloc alliance in general. See, अभी एड्रेंसिव क्या है टू राइवल आइडियोलॉजीज, अभी दोनों ओवर सुपर पावर है, राइट। अभी दोनों को भी एक दूसरे पे भरोसा नहीं रहा। डू यू रियली थिंक दे ट्रस्ट ईच अदर? नो, नाउ दे बोथ आर फेलिंग टू ट्रस्ट ईच अदर। और दोनों को क्या चाहिए? पावर चाहिए। अभी ऐसा था कि कौन एक दूसरे पे कब अटैक करेगा, इसलिए वो ज़्यादा आर्म्स एंड आर्मामेंट्स रखने लग गए। तो ये क्या है, दोनों पागल हो गए। दोनों कंट्रीज क्या है, दे वेंट ऑन मैड फॉर आर्म्स एंड आर्मामेंट्स, कब किस पे हमला करे ऐसा था। और वो अलग अलग कंट्री से अलायंस बनाने लगे इन जनरल। अल्टीमेटली द कोल्ड वॉर वॉज एंडेड विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन इन 1991। सी अल्टीमेटली क्या हो गया, ये कोल्ड वॉर क्या हो गया, ख़त्म हो गया। कैसे ख़त्म हुआ? सोवियत यूनियन क्या हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया। सोवियत यूनियन ने इन शॉर्ट यूनाइटेड स्टेट के साथ हाथ मिला लिया इन 1991 और ये वॉर जैसा सिचुएशन ख़त्म हो गया। तो एक छोटा सा उन्होंने कोल्ड वॉर के बारे में इंट्रोडक्शन दिया है। अब उसके कंसेप्ट कैसे क्या, ये सब अपन अभी पढ़ेंगे धीरे धीरे, फेजेस क्या थे उसके। अब ये सारा अपन डिटेल में अभी पढ़ेंगे ना। फर्स्ट पॉइंट इज द कंसेप्ट ऑफ कोल्ड वॉर। द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कोल्ड वॉर इज एज फॉलो। मीनिंग: द कोल्ड वॉर वॉज अ पीरियड ऑफ economic, political and military tension between the United States and the Soviet Union from 1945 to 1991. See, the Cold War क्या था? It was a period of economic, political and military tension, and it was between the United States and the Soviet Union. और कब से कब तक था? It was from 1945 to 1991. Following the end of the Second World War, complications arose centering on a shift of international power. See, following the end of the Second World War. See, जब ये Second World War end हुआ तो क्या है? Complications arose. Complication आ गए कि बाबा इंटरनेशनल पावर अभी किसके हाथ में जाएगी? सोवियत यूनियन या फिर यूनाइटेड स्टेट? द सोवियत यूनियन wanted to acquire additional territory while the United States attempted to limit the gain desired by the Soviet. See, सोवियत यूनियन को क्या चाहिए था? उनको एडिशनल टेरिटरी चाहिए थी, उनको और ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी चाहिए थी। और फिर यूनाइटेड स्टेट को क्या है? अटेम्प्ट टू लिमिट द गेन। और यूनाइटेड स्टेट को क्या देखना था कि बाबा ये बहुत ज़्यादा टेरिटरी सोवियत यूनियन ना ले जाए, उस पर उनको रिस्ट्रिक्ट करना था। अ स्टेट of extreme unfriendliness exists between countries, especially countries with opposing political system that express itself not through fighting but through political pressure and threat. See, a state of extreme unfriendliness. अब क्या है? यहाँ पे एक स्टेट जनरेट हो रहा है ऑफ एक्सट्रीम अनफ्रेंडलीनेस एग्जिस्टिंग बिटवीन कंट्रीज, स्पेशली कंट्रीज विद अपोजिंग पॉलिटिकल सिस्टम, राइट। हम अनफ्रेंडली कंट्रीज़ बन रहे हैं और पॉलिटिकल सिस्टम भी एक दूसरे के अगेंस्ट बन रहा है उनका। और यहाँ पे क्या है? पॉलिटिकल प्रेशर और थ्रेट हर कंट्री पे, दोनों कंट्री पे बना है। कौन सी कंट्री कब क्या कर दे इसकी कोई गारंटी नहीं है यहाँ पे आज। द एक्सप्रेशन इज यूजुअली यूज्ड ऑफ द रिलेशन बिटवीन द यूएस एंड द सोवियत यूनियन आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सी, द एक्सप्रेशन क्या है? इज यूजुअली यूज्ड ऑफ द रिलेशन। ये जो एक्सप्रेशन क्या है? इट इज़ यूज्ड फॉर द रिलेशन बिटवीन द यूएस एंड द सोवियत यूनियन आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। मूविंग टूवर्ड्स द सेकेंड पॉइंट, that is definition. Some definitions of Cold War are as follow. United Nations or UN, a multilateral body formed in 1945 to consider international problems and offer resolution with a view to avoiding conflict. See, a multilateral body, यहाँ पे क्या है? एक multilateral body form हुई है in 1945. क्यों? To consider international problem.
अभी वर्ल्ड वॉर के बाद जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, हर कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये सारे प्रॉब्लम बहुत कॉमन थे उस वक्त, तो इसको इंटरनेशनल प्रॉब्लम डिक्लेयर कर दिया है और उसके ऊपर सोल्यूशन निकालना ताकि अपन आगे फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड कर सके, राइट। अ मल्टीलैटरल बॉडी formed in 1945 to consider international problem and offer resolution with the view to avoid conflict. Moving towards the second definition. Cold War is a state of tension between countries in which each side adopts policy designed to strengthen it and weaken the other by falling short by actual war. See, Cold War क्या है? Cold War is a state of tension. Cold War is nothing but it is a state of tension, right? Between countries. Countries के बीच में एक tension है जहाँ पे क्या है, पॉलिसी डिज़ाइन की है, इस हिसाब से डिज़ाइन की है कि टू शो अदर कि आई एम सुपीरियर, राइट, और सामने वाले को बोले कि तू मेरे से वीक है, और एक्चुअल वॉर हो सकता है, तू मान ले कि तू मेरे से वीक है और मैं तेरे से ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, नहीं माना तो क्या है, वॉर जैसा भी हो सकता है। तो Cold War is a statement of tension between countries in which each side adopts policy designed to strengthen it and weaken the other by falling short by actual war. Now, next point is the emergence of Cold War. अब ये Cold War कैसे आया, कैसे शुरू हुआ, वो अपन पढ़ेंगे। The origin of the Cold War can best be described as a misperception between actors. अब ये कोल्ड वॉर कैसे आया, कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब एज अ मिसपरसेप्शन बिटवीन एक्टर। द सोवियत यूनियन हैड अ हिस्ट्री ऑफ बीइंग इन्वेडेड बाय द वेस्ट फ्रॉम द नेपोलियनिक वॉर्स टू वर्ल्ड वॉर टू। सी, द सोवियत यूनियन क्या है, सोवियत यूनियन हैड अ हिस्ट्री ऑफ बीइंग इन्वेडेड बाय द वेस्ट फ्रॉम द नियोपेलोनिक वॉर। ये नियोपेलोनिक वॉर के बारे में अपन ने पढ़ा था। It was from the Neopolonic War to World War II. They had legitimate concern of the security of their national boundaries in Eastern Europe. See, they had legitimate concern of the security. से उनको उनके सिक्योरिटी से बहुत ज़्यादा कंसर्न था। ऑफ देयर नेशनल बाउंड्री। सी, हर कंट्री को अपनी नेशनल बाउंड्री सिक्योर करके ही रखनी पड़ती है। अगर अपनी बाउंड्रीज अपन सिक्योर नहीं करेंगे तो विल बी सेफ? नो, वी वोंट बी सेफ। सो इट इज़ नेसेसरी दैट वी सिक्योर आवर बाउंड्रीज। सो they had legitimate concern of the security of their national boundaries in Eastern Europe. In the late 1940s, the United States did not fully recognize Stalin's realistic state security concern. See, in late 1940 क्या हुआ, the United States did not fully recognize Stalin's realistic state security concern. Also, the Soviets did not share Western idealistic views on free market and collective security of Western Europe, or at the least, they didn't pursue this concern as outweighing their own legitimate state security needs. See, इसके बाद क्या बोला हो गया है, in the late 1940s क्या है, the United States did not fully recognize Stalin's realistic state security concern. और सोवियत यूनियन ने भी क्या बोला, उन्होंने जो वेस्टर्न आइडियलिस्ट व्यू है ऑन फ्री मार्केट एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑफ वेस्टर्न यूरोप, उसके बारे में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोला है। थ्रू दिस मिसपरसेप्शन बाय बोथ साइड ईच एक्टेड इन डिफेंस ऑफ अदर। अब क्या हो गया, हर कोई एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहा है। अभी हर किसी को गलतफहमी है कि लाइक मेरे साइड में को कोई गलतफहमी है कि बाबा ये अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो क्या है, ईच एक्टेड इन डिफेंस ऑफ द अदर बिकॉज ईच हैड एन अपोजिंग आइडियोलॉजिकल व्यू ऑफ द अदर। दिस मिसपरसेप्शन वॉज एक्सट्रागेटेड। सी, अभी दोनों की आइडियोलॉजी अलग अलग है, दोनों के व्यूज़ अलग अलग हैं, दोनों के थॉट्स अलग अलग है, लाइक सोवियत के और यूनाइटेड स्टेट्स के, राइट। तो क्या हो गया, दोनों के बीच में गलतफहमियां बढ़ने लगी, बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। नाउ द मेन फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ कोल्ड वॉर वेर एज फॉलो। अभी कुछ फैक्टर रहेंगे
कुछ मेन मेजर फैक्टर्स रहेंगे तभी तो ये कोल्ड वॉर शुरू हुआ है। बिना किसी फैक्टर के कोल्ड वॉर आएगा क्या? नहीं, कुछ तो मेजर फैक्टर्स रहेंगे तभी एक कोल्ड वॉर जैसा सिचुएशन हुआ एंड ऑल। So look at the one by one each factor. First, Soviet Union tried to increase its influence in Eastern Europe. See, firstly क्या है? What Soviet Union did? Soviet Union tried to increase its influence in Eastern Europe in violation of the term of Yalta Agreement. किसने शुरू किया? सबसे पहले सोवियत यूनियन। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ईस्टर्न यूरोप को इन्फ्लुएंस करने की ट्राई की और इट वाज अगेंस्ट द एग्रीमेंट ऑफ द याल्टा एग्रीमेंट के अगेंस्ट था ये, राइट। तो उसके अंदर जो टर्म्स पॉलिसी थे वो उसने वायलेट किया सोवियत यूनियन ने। Thus, Soviet Union established Lublin government in Poland in violation of her commitment that the exiled Polish government at London and the Soviet influenced Lublin's government would be duly represented in the future government of Poland. See, फिर सोवियत यूनियन ने क्या किया? सोवियत यूनियन एस्टेब्लिश्ड लुब्लिन्स गवर्नमेंट इन पोलैंड। उन्होंने पोलैंड में लुब्लिन्स गवर्नमेंट एस्टेब्लिश किया और ये भी वायलेशन ऑफ द एक्ट था। और फिर पॉलिश गवर्नमेंट एट लंदन एंड द सोवियत इन्फ्लुएंस लुब्लिन गवर्नमेंट वुड बी duly represented in the future government of Poland. It also tried to liquidate the democratic parties and non-communist population of Poland. See, it also tried to liquidate the democratic parties. जो democratic parties है उनको भी liquidate किया and non-communist population of Poland In the Balkans also Soviet Union tried to establish communist government. इन बल्खाम ऑल्सो क्या है? सोवियत यूनियन ने क्या है वहाँ पे भी उन्होंने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करने की ट्राई की डिस्पाइट एन अंडरस्टैंडिंग विद ब्रिटेन रिगार्डिंग देयर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इन द बल्खान. All this arose suspicions in the Western power and they decided to check further expansion of Soviet influence. See, अब वेस्टर्न पावर क्या है? डर गई, थोड़ा सा डर गई इन द सेंस कि अगर दे गॉट वॉरिड इस तरह से सोवियत यूनियन काम करेगी तो सारे ट्रीटीज़ एग्रीमेंट वायलेट करके काम करेगी तो क्या है फिर से वॉर हो जाएगा, फिर से कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो जाएगी। तो उसके ऊपर चेक रखना अभी ताकि वो अपना और एक्सपेंड ना करे टेरिटरी, इसके ऊपर ध्यान देना, अभी काम ये अपना है। सोवियत यूनियन refused to withdraw its force from Iran and instigated a rebellion in Northern Ireland. सी नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सोवियत यूनियन ने क्या किया? सोवियत यूनियन की फोर्स कहाँ पे? ईरान तक थी, राइट। तो सोवियत यूनियन ने क्या डिसाइड किया? सोवियत यूनियन ने रेफ्यूज टू विदड्रॉ इट्स फोर्स फ्रॉम ईरान और इंस्टिगेट अ रिबेलियन इन नॉर्थन आयरलैंड, और जो रिबेलियंस थे नॉर्थन आयरलैंड के वगैरह उनको भी छोड़ने से उसने मना कर दिया। सोवियत यूनियन ऑल्सो कंपेल्ड ईरान to sign a treaty on 4th April 1946 which recognized Soviet interest over oil resources of North Ireland for 25 years. अरे बाप रे, सोवियत यूनियन ने क्या किया देखो, उसने ईरान को बोला कि फोर्सफुली ईरान से ट्रिटी साइन करने को बोला कि लाइक ऑन 4th अप्रैल 1946, लाइक अभी ये ईरान इसराइल यहाँ पे क्या है ऑयल वगैरह बहुत ज़्यादा है ना, तो ऑयल रिसोर्सेज जो भी रहेगा नॉर्थन आयरलैंड में वो 25 ईयर्स तक सोवियत के अंडर रहेगा, सोवियत उसका सब कुछ देखेगा। मतलब ऐसा ट्रिटी फोर्स किया, ऐसी ट्रिटी साइन करो आप बोल के ईरान को। दिस वॉज इन कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट टू द पॉलिसी अडॉप्टेड बाय ब्रिटेन एंड यूएसए विच विड्रू देयर फोर्स फ्रॉम ईरान एज टर्म द एग्रीमेंट ऑफ 1942। अब क्या हो गया? दिस वॉज कम्प्लीटली, ये सारा क्या था? पॉलिसी के अगेंस्ट था। दिस वॉज कम्प्लीटली अगेंस्ट द पॉलिसी। जो पॉलिसी अडॉप्ट की थी ब्रिटेन एंड यूएसए में, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना फोर्स विड्रू किया फ्रॉम ईरान एज पर द एग्रीमेंट ऑफ 1942। उन्होंने तो एग्रीमेंट के हिसाब से अपना फोर्स विड्रू कर लिया था, बट सोवियत यूनियन क्या है अपना फोर्स विड्रू नहीं कर रहा था ईरान से। द क्वेश्चन ऑफ प्रेजेंस of Soviet force in Iran was raised in the UN
and ultimately Soviet Union was made to withdraw its force from Iran. See, फिर यूएन में क्या हुआ, इसके ऊपर क्वेश्चन रेस किए, ऐसे कैसे आप आपका फोर्स रख सकते हो ईरान में एंड ऑल। और फिर इस क्वेश्चन का एक सोल्यूशन ऐसा निकला कि सोवियत यूनियन को ऑर्डर दे दिए गए थे कि अपनी फोर्स ईरान से हटा दे, और उसके बाद सोवियत यूनियन ने विड्रू इट्स फोर्स फ्रॉम ईरान। दिस पॉलिसी ऑफ सोवियत यूनियन ग्रेटली contributed to sharpening of tension with western power. See, ये जो पॉलिसी ऑफ सोवियत यूनियन है इसने क्या किया, इट हैड अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू शार्पनिंग ऑफ टेंशन विथ वेस्टर्न पावर। वेस्टर्न पावर के साथ टेंशन में रहने का एंड ऑल, ये ग्रेटली इट हैड कंट्रीब्यूटेड टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। देन थर्ड पॉइंट, रशिया एक्सटेंडेड सपोर्ट टू द कम्युनिज्म विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि देखो थर्ड पॉइंट ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स है, तो अभी तो ये फिलहाल होगी नहीं। विल वाइंड अप अवर लेक्चर हियर, यू कैन रीड द टॉपिक वेल। इफ यू हैव एनी डाउट मेल मी ऑन माई मेल ID. My mail ID is rasika.pagaria@arahamedu.in. Thank you.